नमस्कार। ओम शांति। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है ब्रह्मा कुमारीज के एजुकेशन विंग के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस में, जिसका सुंदर विषय रखा गया है होलिस्टिक एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ। हम जानते हैं शिक्षा हमें फर्श से अर्श की ओर ले चलने वाली है। शिक्षा हमें रंग से राव बना देती है। शिक्षा हमारी तकदीर की लकीर को बदल देती है। हमारे संपूर्ण जीवन में परिवर्तन लाने वाली शिक्षा सचमुच संपूर्ण जीवन को ही आनंद से परिपूर्ण कर देती है। लेकिन आज कई बार हम बोझिल अनुभव करते हैं, तनाव भी अनुभव करते हैं शिक्षा को लेकर के। और इतनी महाविद्यालय विश्वविद्यालयों के होते हुए भी यदि समाज में अनैतिकता, अत्याचार ये सब बढ़ रहे हैं, तो चिंतनीय विषय है कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। होलिस्टिक एजुकेशन की बात इसीलिए उठती है क्योंकि शिक्षा हमें मानसिक, बौद्धिक, संपूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास की ओर ले चलती है। यदि मन सशक्त होता चलता शिक्षा से, तो क्या स्टूडेंट्स भारीपन अनुभव करते, सुसाइड करते, तनाव में रहते? नहीं ना, क्योंकि मन तो एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसके द्वारा संसार को जीता जा सकता है। किसी ने कहा है, मन जीते जगत जीत। विवेकानंद जी बहुत अच्छी एक सुंदर कहानी सुनाया करते थे। कहा करते थे कि एक बार फरिश्तों के बीच ये एक चर्चा चलने लगी कि एक बहुत ही अद्भुत शक्ति है। ये शक्ति यदि किसी मनुष्य के हाथ में आ गई, जो इसका व्यर्थ उपयोग करे, अनावश्यक उपयोग करे, तो अहित हो सकता है। कहाँ छुपाएं इस शक्ति को? किसी ने कहा कि इसे हम घने जंगल में छिपा देते हैं। किसी ने कहा नहीं, इसे हम बहुत पर्वत की ऊंचाई पे छिपा देते हैं। किसी ने कहा सागर की गहराई में छुपा देते हैं। एक वृद्ध से फरिश्ते थे, उन्होंने कहा नहीं, ये इन सभी जगहों पे इंसान पहुंच जाएगा। तुम इसे ऐसा करो, उसके मन की गहराइयों में छुपा दो। वो सब तरफ तो जाएगा लेकिन अपने अंदर नहीं जाएगा। सचमुच मन की गहराइयों में अनंत शक्तियां हैं जिसे शिक्षा के माध्यम से जागृत करने की आवश्यकता है। इसीलिए आज थीम रखा गया है मेक माइंड योर बेस्ट हीलर, जिसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी को, जो कि 1980 से संपूर्ण समर्पित रूप से अपनी सेवाएं विश्वविद्यालय को प्रदान कर रही हैं। देश विदेश की यात्रा करते हुए आप आध्यात्म का अलख जन जन में जगा रही हैं। आप रामायण और गीता को बहुत ही अच्छी तरह से उनकी व्याख्या करती हैं। आप मैनेजमेंट ट्रेनर भी हैं। आइए हम सुनते हैं मन क्या है, मन की शक्ति को हम कैसे पहचान कर अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी से। ओम शांति। आज के विषय में मेकिंग माइंड योर बेस्ट हीलर, इस विषय पर आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं ऑनलाइन प्रोग्राम में, और हमारे साथी विशेष हमारे रशिया की सेंट पीटर्सबर्ग की डायरेक्टर आदरणीय संतोष दीदी, साथ ही साथ हमारे एजुकेशन विंग में वैल्यू एजुकेशन के डायरेक्टर बी के पांडेमणि भाई, ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन, तथा आज जो भी ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज के इस विषय में बहुत सूक्ष्म बातें हम समझेंगे कि जब कहते हैं मेकिंग माइंड योर बेस्ट हीलर, तो मनुष्य जब इस संसार में आते हैं ईश्वर के धाम से, तो ईश्वर से उन्हें 2 गिफ्ट प्राप्त होती है। सबसे पहली गिफ्ट है मन, माइंड, जो आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है,
और दूसरी गिफ्ट उसको मिलती है बुद्धि, जो हर बात को यथार्थ समझने की क्षमता है। तो मन जो है सोचने की शक्ति और बुद्धि जो है समझने की क्षमता, ये दो बातों के आधार पर ही व्यक्ति का जीवन चलता है। लेकिन किस तरह से हम उसका यूज करते हैं उस पर विशेष आधार रखते हैं। तो मनुष्य का मन जो है, अर्थात उसकी सोचने की जो कैपेसिटी है, अथाह है। किसी साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि मनुष्य का मन अगर कम से कम गति से सोचे तो भी इतनी अथाह शक्ति है जो 1 मिनट के अंदर 25 से 30 विचार कम से कम गति से उत्पन्न हो जाते हैं। तो सोचने की बात है कि 24 घंटे में हमारे मन के अंदर कितने विचार आते होंगे, असंख्य। एक दिन के ही विचारों को अगर एकत्रित किया जाए और उसको क्लासिफाई कर दिया जाए तो कहा जाता है कि 4 प्रकार के विचार हर मनुष्य के मन के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले प्रकार के विचार है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स। दूसरे प्रकार के विचार है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव थॉट्स। तीसरे प्रकार के विचार है जिसको कहते हैं आवश्यक विचार। और चौथे प्रकार के विचार है फालतू विचार, व्यर्थ विचार। और ये 4 प्रकार के विचार सारे दिन में आते रहते हैं, कभी कौन से कभी कौन से। जिस तरह मन की स्थिति होती है वैसे मन के विचार उत्पन्न होते हैं। अगर मन की स्थिति हमारी बहुत लो फील करते हैं हम, जैसे कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है कि आज जैसे कुछ मन ही नहीं कर रहा है, कुछ इच्छा ही नहीं हो रही है, तो नेचुरल है कि उस दिन काफी वेस्ट थॉट्स हमारे मन के अंदर चलते हैं। कभी कभी नॉर्मल विचार चलते रहते हैं, अर्थात साधारण से विचार आते रहते हैं, कार्य से संबंधित विचार आते रहते हैं। और कभी अगर देखा जाए तो जब मन हीनता की भावना के वश हो जाता है, बहुत ज्यादा अगर नेगेटिव डायरेक्शन में चलने लगता है, तो उस दिन हीनता के विचार, नकारात्मक विचार मन के अंदर बहुत अधिक होने लगता है। और कभी मन बहुत खुश है, उमंग उत्साह में है, तो उस समय मन के अंदर पॉजिटिव विचारों का संचार होने लगता है। तो जैसी मन की स्थिति होती है वैसे ही मन के अंदर विचारों का निर्माण होता है। यह भी कहा जाता है कि मनुष्य का मन के अंदर इतनी अथाह शक्ति और क्षमता है, लेकिन आज मनुष्य सिर्फ 5% अपनी शक्ति और क्षमता को यथार्थ रीति यूज कर पाता है और 95% उसकी कैपेसिटी जो है वेस्ट जाती है। इसी तरह एक जीनियस के लिए भी कहा गया है कि एक जीनियस कम से कम 15% उसकी मन की शक्ति को यथार्थ रीति यूज कर सकता है। 85% उसकी मेंटल कैपेसिटीज भी वेस्ट जाती है। तो ये है मनुष्य का मन। नहीं तो आज मनुष्य कुछ भी सोचे और वो हासिल न कर सके, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मन की ये अथाह शक्ति, अथाह क्षमता, जिसके विषय में हम इतने इग्नोरेंट है, अनभिज्ञ है, जिस कारण ही शायद हम उसकी कैपेसिटी को यूज नहीं कर पाते हैं। नहीं तो आज मनुष्य का मन उसको जो चाहिए वो हासिल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसी बात के लिए भगवत गीता के 6ठे श्लोक में भी
भगवान ने अर्जुन से यही कहा कि मन को भटकाने वाली ये इंद्रियां हैं, इसीलिए हे अर्जुन तुम अपने इंद्रियों को अधिकार में लो, उसको वश करो और मन को अपना मित्र बना दो। आज मनुष्य का मन आत्मा का शत्रु बन गया है, तो मन को मित्र बनाना जिससे हम मन की कैपेसिटीज को अच्छी तरह से यूज कर सके। मन शत्रु कैसे बना है? तो कहा जब वो इंद्रियों के अधीन होता है, विकृतियों के अधीन हो जाता है, तब वही शत्रु बन जाता है। और यही मन जब सकारात्मक ऊर्जा के आधार से चलता है, अपने अधिकार में है, तब यही मन हमारा मित्र बन जाता है। तो आज आवश्यकता है कि हमें भी अपने मन को अपना मित्र बनाना है। कहा जाता है, in order to make mind a best healer, you should make your mind your best friend. मन को मित्र बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि तभी वो हील भी कर सकता है। मन के अंदर ये कैपेसिटी है जो हील भी कर सकता है, तो बीमार भी कर सकता है। सोचने की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सोच की क्वालिटी क्या है। मुझे एक बहुत सुंदर उदाहरण याद आता है, या ये कहूंगी मैं कि सत्य घटना है कि एक बार एक बहन थी जिनको कैंसर से बहुत डर लगे। कभी भी अगर कोई उसके सामने कोई बात करे कि फलाने व्यक्ति को कैंसर हो गया और कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हो गई, बस इसके पसीने छूटने लगते थे और उसको इतना डर महसूस होता था कैंसर का नाम सुनते ही कि बार बार उसके मुख से निकलता था कि भाई और कोई भी बीमारी हो चलेगा, कैंसर कभी नहीं होना चाहिए, कैंसर कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि हमारा मन जो है शुरू से, सत्य युग से कहेंगे, इतना शुद्ध और सात्विक रहा है। जन्म से भी एक बच्चा जब पैदा होता है तो कितना निर्मल होता है, प्योर होता है। तो जन्म से भी हमारा मन बहुत शुद्ध स्वरूप में होता है। तो उस कारण से हमारा मन जो है नहीं शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं करता, नेगेटिव को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि ये मुझे नहीं होना चाहिए, कैंसर मुझे नहीं होना चाहिए, तो नहीं शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं करता है मन, तो वो नहीं शब्द को काट देता है। तो मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए ये सोचने के बदले वो एक्सेप्ट क्या करता है, स्वीकार क्या करता है, मुझे कैंसर होना चाहिए। अब उस बहन बार बार ये सोचती थी कि भाई और कोई भी बीमारी हो चलेगा, लेकिन कैंसर नहीं होना चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए। और इतना कैंसर नाम से भयभीत हो जाती थी। मन ने उसी बात को जैसे स्वीकार कर लिया और कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही समय के बाद उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया। बहुत घबरा गई, रोने लगी, अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, जबकि उनकी फैमिली में किसी को भी ये कैंसर की बीमारी दूर दूर तक नहीं। तो जब उसको डिटेक्ट हुआ, उसका भाई स्वयं डॉक्टर था, तो वो भाई ने बहन से कहा कि देखो बहन, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सोचने से ही ये बीमारी हुई है तुम्हें। कहा ऐसे कैसे? उसको बहुत शांति से बैठ करके समझाया कि मनुष्य का मन जो है कैसे काम करता है।
तो जब उसने कहा कि हमारा सबकॉन्शियस लेवल और कॉन्शियस लेवल जब एक हो जाता है, तुम्हारे सबकॉन्शियस लेवल में ये डर जो कैंसर को लेकर के हो गया था, और उस कारण तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जो बार बार संकल्प देता था, मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और नहीं शब्द हमारा मन रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि ओरिजिनली मन बहुत पॉजिटिव है। उसकी जो रचना है, ईश्वर ने जो उसको रचा है, उसको बहुत पॉजिटिव वे में रचा है, तो ये नेगेटिव शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, और इसीलिए वो सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मुझे कैंसर होना चाहिए, होना चाहिए। इसीलिए तुमने अपने विचारों से, मन ने ही ये बीमारी को निर्मित किया है। इसीलिए आज के बाद तुम ये विचार करना शुरू करो कि मैं एकदम स्वस्थ हूं, मैं एकदम स्वस्थ हूं। बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिन रात ये विचार देना चालू करो। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार करेगा, फील करो उसको कि मैं एकदम स्वस्थ हूं, मुझे जो है एकदम बहुत सुंदर मेरी हेल्थ है। इस तरह के पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को दो। फिर देखो, क्योंकि ये संकल्पों से क्रिएट हुई है, तो उसको संकल्पों से ही समाप्त करना पड़ेगा। उस बहन को ये बात समझ में तो आ गई, और इसीलिए उसने अपने आप में ये विचार एक फेथ के साथ, विश्वास के साथ ये पॉजिटिव एफर्मेशंस देना आरंभ किया। मैं एकदम स्वस्थ हूं, खुश हूं, और मेरा जीवन बहुत सुंदर है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। इस तरह के पॉजिटिव एफर्मेशंस देना आरंभ किया। धीरे धीरे कुछ ही समय के अंदर देखा गया, जब दूसरी बार रिपोर्ट कराने गई, तो उसकी जो कैंसर की गांठ थी धीरे धीरे क्षीण हो रही है और फिर समाप्त हो गई। तो ये बहन को समझ में आया कि सचमुच विचारों से कैसे एक बीमारी को क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक इसी तरह विचारों से कैसे उसको हील भी किया जा सकता है। इसलिए कहा कि माइंड के जैसा हीलर कोई नहीं है, लेकिन प्रोवाइडेड हम उसको सही एफर्मेशंस देवे, सही विचार देवे उसको। और खाली विचार देना काफी नहीं है, क्योंकि कई बार कई लोग विचार तो देते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी जनरेट करते हैं, क्योंकि सुना है कि हाँ भाई मन जो है पॉजिटिव एफर्मेशन को स्वीकार करता है, लेकिन अंदर में डीप डाउन कहीं एक डाउट भी रहता है, पता नहीं वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं सोच तो रही हूँ लेकिन पता नहीं, मुझे तो कुछ नजर नहीं आता है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। तो जहां डाउट होगा वहां वो माइंड हीलिंग का काम नहीं करता है। तो माइंड को अगर हीलर बनाना है हमें, तो खाली पॉजिटिव एफर्मेशंस काफी नहीं है, लेकिन उन पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ एक आत्मविश्वास भी जरूरी है। वो विचार जो हम कर रहे हैं उसको फील करना, उस अनुसार बुद्धि की शक्ति से विजुअलाइज करना, अपने आप को उस हेल्दी स्टेट में देखना, तब जाकर के ये विचार जो आपने किए हैं वो कार्य करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि मन का प्रभाव बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड है। कोई भी चीज बार बार हम सोचते हैं तो वही हमारी भावनाएं जनरेट होती है, वैसे ही हमारे इमोशंस बनने लगते हैं। कहा जाता है कि विचार ऐसी महान शक्ति है, विचार एक प्रकार का बीज है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो फलीभूत होगा। तीसरा कहा जाता है कि मनुष्य बार बार जैसे कोई भी विचार को करता रहेगा वैसी उसकी मनोवृत्ति बनने लगती है, वैसी उसकी मान्यता बनने लगती है, और जैसी मनोवृत्ति और मान्यता होगी फिर वही सच होने लगता है।
वही सही हो जाता है। इसीलिए आवश्यकता है कि जो हम सोचे उसको हम फील भी करें, उसको हमारी मनोवृत्ति के अंदर भी ले आए और वैसी हमारी मान्यता भी हो जाए। तो कहा जाता है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा मनुष्य सोचता जाता है वैसा वो बनता जाता है। कई बार कई लोग जानते हैं कि उसके अंदर एक ही वीकनेस है कि गुस्सा बहुत जल्दी आता है। कई बार कई लोग सोचते हैं कि भाई और कोई बात नहीं है मेरे में, लेकिन मुझे बस छोटी छोटी बातों में इरिटेशन बहुत होता है और बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और उसमें भी कोई झूठ बोलता है तो मेरे से सहन नहीं होता, बहुत जल्दी मुझे गुस्सा आता है। यही मेरी वीकनेस है। अब उसने जब स्वीकार कर लिया कि गुस्सा आना मेरा नेचर है, मेरी कमजोरी है और मुझे आता ही है, तो सोचा, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो नेचुरल है कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है। अच्छा, कई बार कई लोग गुस्से से फ्री होना चाहते हैं, तो कहते हैं हम मेडिटेशन करेंगे तो गुस्से से फ्री हो जाएंगे। अब मेडिटेशन करते हैं गुस्से से फ्री होने के लिए, या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में क्या कहते हैं, हे प्रभु आज सारा दिन मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, आज सारा दिन मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। अब क्या होता है, देखा गया है कि जिस दिन वो सुबह सुबह सोचते हैं कि आज मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, आज इतने इंपॉर्टेंट कार्य के लिए मैं जा रहा हूं, वहां कुछ भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन होता क्या है, उसी दिन सबसे ज्यादा गुस्सा आता है और बनता काम बिगड़ जाता है। फिर सोचते हैं मैंने सुबह भगवान से प्रार्थना भी की, लेकिन पता नहीं ये वीकनेस कैसी है मेरी, जो बनता काम बिगड़ गया मेरी इस गुस्से की वजह से। महसूस भी करते हैं, लेकिन क्यों उस दिन गुस्से को रोक नहीं पाए। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारा माइंड जो है नहीं शब्द को रजिस्टर नहीं करता है, और इसीलिए जैसे ही सुबह सुबह अपने मन को कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड को ये विचार दिया कि आज मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, अब नहीं शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसको काट दिया, तो क्या आएगा, आज मुझे गुस्सा आना चाहिए, आज मुझे गुस्सा आना चाहिए, तो उस दिन सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। तो इसीलिए अगर गुस्सा नहीं करना चाहते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से आप कॉन्शियस माइंड से पॉजिटिव थॉट दो। कभी भी पॉजिटिव एफर्मेशंस उसको कहा जाता है जिसमें नहीं शब्द नहीं होना चाहिए। तो अगर गुस्सा नहीं होना चाहिए तो उसके बदले कौन सा स्वरूप होना चाहिए, शांत स्वरूप होना चाहिए। तो इसीलिए सुबह सुबह अपने कॉन्शियस माइंड के द्वारा सब कॉन्शियस माइंड को ये एफर्मेशन हम दे करके विश्वास करते हैं, आज मेरा दिन बहुत शांतिपूर्ण होना चाहिए, आज मेरे हर कार्य को इतना शांति से मैं करूं और इस शांति की शक्ति से सफलता को प्राप्त करूं। यह है पॉजिटिव एफर्मेशन। आज मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये नेगेटिव एफर्मेशन है, और नेगेटिव एफर्मेशन कभी भी माइंड को समझ में नहीं आता है, वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, इसी कारण से फिर डबल गुस्सा आता है। तो जब आप ये सोचेंगे कि मैं एकदम शांति से आज का दिन शुरू करती हूं या करता हूं, आज मेरा हर कार्य इतना शांतिपूर्ण होना चाहिए, और विजुअलाइज करो अपने उस शांति के स्वरूप को, और जैसे जैसे विजुअलाइज करते जाएंगे और उस स्वरूप में आप अपने आप को स्थित करेंगे, जैसे ईश्वर से, परमात्मा से शांति की ऊर्जा को स्वयं में भरते जाओ। मांगने की जरूरत नहीं है कि हे प्रभु मुझे शांति दो, मुझे ये दो, शक्ति दो, नहीं।
जिस तरह से सूर्य के सामने खड़े रहते हैं तो सूर्य से कभी मांगते नहीं है कि सूर्य तेरी शक्ति मुझे दे, तेरी ऊर्जा मुझे दे, गरमाइश मुझे दे। नहीं, खड़े रहो, कुछ ही क्षणों के अंदर रोम रोम के अंदर गरमाइश भर जाती है और पसीना आना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह हमें ईश्वर से मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन जैसे ही हम स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थित करके उस परमात्मा में अपने मन को एकाग्र करते हैं और उसके शांति के प्रवाह को महसूस करो, स्वयं के अंदर समाते जाओ। और जैसे जैसे परमात्मा के उस शांति के प्रवाह को स्वयं में समाते जाते हैं, हमारा मन, मस्तिष्क, तन सब शांत और शीतल होता जा रहा है। और जैसे ही उस शीतल स्वरूप को फील करो तो नेचुरल है बार बार इस स्वरूप को फील करते रहने से जो हमारे कमजोरी के संस्कार है उसके ऊपर हम संपूर्ण विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हील करना खाली एक फिजिकल लेवल की बात नहीं है, लेकिन इमोशनल लेवल पर भी हमें अपने आप को हील करने की आवश्यकता है। और ये मन की शक्ति ही है जो हमें इमोशनली भी हमारे जो वीकनेसेस है उसको रिमूव करने में भी हमारी सहायता करती है। लेकिन उसके लिए जैसे मैंने कहा, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा माइंड का वर्किंग कैसे हो रहा है, उसको किस प्रकार के विचार हमें देना चाहिए। तो वीकनेसेस से भी अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, तो फिजिकल बीमारियों से भी हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। आज के इस महामारी के समय में भी कहा जाता है कि ओरिजिनली जो लोग इसके शिकार हुए हैं वो शायद इतने नहीं हैं, लेकिन अधिकतर जो मृत्यु हुई है वो डर के कारण। जैसे ही सुना तो डर जो अंदर में उत्पन्न हुआ, उस डर के कारण काफी लोग इस संसार से गए। बहुत सुंदर एक बात याद आती है कि एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव के बाहर बैठा हुआ था, तो उतने में उसने एक छाया देखी जैसे गांव में प्रवेश कर रही है। तो उसने उस छाया को रोका, कहा ठहरो, कहाँ जा रही हो, कौन हो? तो उस छाया ने कहा कि मैं मौत हूं। तो कहा किसके घर जाकर के तुम्हें ये करना है, आज किसका नंबर है? तो उसने कहा कि वैसे इस गांव से मुझे 100 लोगों को ले जाना है। कहा 100 लोगों को? कहा हाँ। तो इसीलिए जो है मैं यहां आई हूं और 100 लोगों को मैं ले जाऊंगी इस हफ्ते के अंदर। कहा ठीक है, अब तुम आई हो लेने के लिए, मना निश्चित किए हुए हैं, वो 100 लोग कौन से हैं? और हफ्ते भर में तो ऐसी मतलब एक अफरा तफरी मच गई, बीमारी ऐसी बढ़ गई कि 100 लोग तो क्या, लेकिन 1000 लोग मर गए। जब वह छाया हफ्ते के बाद जब वापस जा रही थी तो बुजुर्ग ने फिर उसको रोका कि तुमने तो कहा था मैं 100 लोगों को ही लेने आई हूं, लेकिन समाचार तो यह है कि 1000 लोग मर गए। तो कहा मैंने तो 100 लोगों का ही जो टारगेट रखा था उसी को ही शिकार अपना बनाया, बाकी जो 900 लोग मरे वो भयभीत होकर के मरे हैं। तो मन के अंदर जब कोई भी नकारात्मकता को पाल लेते हैं हम, तो वो मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की ऐसी बीमारी को भी उत्पन्न करता है, ऐसी कमजोरी को भी महसूस कराता है, उसका आत्मविश्वास क्षीण हो जाता है, जिस कारण से वो ठीक होना चाहते तो भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि भय ऐसी चीज है। तो मन के अंदर ही आशा भी है, विश्वास भी है ना? तो मन के अंदर ही भय भी है, नकारात्मकता भी है, तो डाउट्स भी है। ये सारे गुण अवगुण जो है मन के अंदर समाये हैं। तो हमें अपने जीवन के अंदर फाइनल करना है कि हम किसको स्थान देंगे।
नकारात्मकता को, हीनता की भावना को या डाउट्स को लेकर के उसको स्थान देना है, या अपने मन के अंदर आशा को, विश्वास को, सकारात्मकता को, उस ऊर्जा को स्थान देना है। मनुष्य जीवन के अंदर सफलता असफलता का आधार यही तो है। इसीलिए आज दुनिया भर में एक जागृति जरूर है कि लोग एक दूसरे को आश्वासन देते हुए भी कहते हैं, बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं बनो, नेगेटिव नहीं सोचो, बी पॉजिटिव। हमेशा हम एक दूसरे को सलाह देते रहते हैं, लेकिन ये चीज शायद दूसरों को सलाह देने तक हो गई है। लेकिन क्या सचमुच हम स्वयं में इतने आशावादी है, इतना आत्मविश्वास हमारा है स्वयं में? क्योंकि वो हीलर का काम करता है, वो हील करता है हमें। जो भी अनेक प्रकार की नकारात्मकता की खरोचे हमारे जीवन के अंदर आई है, आत्मा पर महसूस किया है हमने, ये खरोचे जो है उसको मिटाने का कार्य भी मन ही करता है। लेकिन इतनी सकारात्मक ऊर्जा को हमें क्रिएट करना होगा, इतने शुद्ध संकल्प, इतने उच्च विचारों को हमें अपने मन के अंदर पनपने देना होगा। जितना उन विचारों को हम पनपने देते हैं तो यही मन बेस्ट हीलर बन जाता है और असंभव को संभव करने की शक्ति, क्षमता उनके अंदर है। और ये प्रयोग में आई है। हमारे एक भाई को करीबन 27 ट्यूमर्स ब्रेन में हो गई। डॉक्टरों के पास गए, ये ब्रेन ट्यूमर्स इतनी ज्यादा हो गई थी और वो सारी टेस्ट किया तो मैलिगनेंट थी, कैंसरस थी। उसको कहा कि बस अभी आपके पास बहुत तो 1 सप्ताह है, कोई दवाइयां काम नहीं कर रही है, तो इसीलिए आप अभी जिस तरह से भी अपने जीवन को व्यतीत करना चाहो आप कर सकते हो। जब उसने ये बात सुनी तो उसने सोचा, चलो भगवान हमें इतना कहता है कि मेडिटेशन का प्रयोग करना है। वो सुबह 3, 3:15 बजे उठ करके मेडिटेशन करने लगा और उसने यही पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने मन को देना शुरू किया, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, मेरा मस्तिष्क एकदम स्वस्थ है, परमात्मा की शक्तियों की किरणें जैसे मुझे प्राप्त होती जा रही है और सारे कैंसर के सेल्स जो है वो धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। इतना पॉजिटिवली उसने किया हफ्ता तक, क्योंकि उसको हफ्ते का ही टाइम दिया हुआ था डॉक्टर्स ने कि हफ्ता है, उससे ज्यादा तुम्हारे पास समय नहीं है। हफ्ता करने के बाद जैसे ही आगे दूसरा हफ्ता शुरू हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो वो गया फिर से उसका ब्रेन स्कैनिंग कराया उसने, तो देखा कि जो कैंसरस जो ट्यूमर्स थी सारी डिक्रीज होने लगी, क्षीण होने लगी। और जैसे जैसे क्षीण होती गई तो उसको एक आशा और विश्वास आ गया कि नहीं, मेडिटेशन से कर सकते हैं। और इस तरह से उसने मेडिटेशन को प्रयोग में लाते हुए इतना अपने आप को मजबूत किया कि सचमुच एक भी सेल उसके ब्रेन में नहीं, एक भी ट्यूमर नहीं रही उसके अंदर, कोई सेल नहीं मिला। डॉक्टर्स लोग आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे हुआ ऐसा चमत्कार, 27 जो ट्यूमर्स थी वो सारी पिघल जाए और आज एक भी न रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मन खाली बीमारी के ऊपर काम करता है एज ए हीलर इतना ही नहीं है, इमोशंस को हील करता है, रिलेशनशिप्स को हील करता है, कई प्रकार के जो जीवन के अंदर घटनाएं होती है उन घटनाओं को हील करता है और हमें सफलता की ऊंची मंजिल तक पहुंचा देता है
इतना मन के पास अथाह शक्ति और क्षमता है कि असंभव संभव हो जाता है। तो इसीलिए मेडिटेशन का प्रयोग करिए और अपने जीवन के अंदर एक नए विश्वास के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। अपनी शक्ति और क्षमता को पहचाने। मन में अथाह शक्ति, अथाह क्षमता है, उसको पहचानते हुए हर प्रकार के बीमारी के अंदर, चाहे फिजिकल लेवल हो, इमोशनल लेवल हो, मानसिक स्तर हो। आज डिप्रेशन का कारण भी क्यों आता है व्यक्ति के जीवन में कि बार बार कोई बात की असफलता मिलती है, बार बार जब उसके अंदर हीनता की भावना एनग्रेव्ड होने लगती है तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार बनता है। और डिप्रेशन में आकर के कैसे वो अपने जीवन को खत्म तक कर देता है। तो इसीलिए व्यक्ति को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को अपने मन के शक्तियों को पहचानते हुए असंभव को संभव करना है और सफलता के शिखर पर जरूर पहुंचना है। हमारी भी आप सबके प्रति यही शुभ भावना, शुभकामना है कि आप अपने जीवन के अंदर मन की शक्तियों का यथार्थ प्रयोग करते हुए अपने जीवन में जितना ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हो अवश्य करें। इन्हीं शुभ भावना, शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मन जिसे अब तक हम बेलगाम घोड़ा या फिर चंचल बच्चा समझकर छोड़ देते थे, उसे सर्टिफिकेट हमने दे दिया था कि हाँ तुम चंचलता करते रहो, भागते रहो, उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, उसे कैसे हीलर बनाया जा सकता है, ये आज हमने उषा दीदी जी से सुना। सचमुच हम अपनी मन की इन भावनाओं को, इन अवस्थाओं को, इन शक्तियों को नहीं पहचानते हुए, इससे अनभिज्ञ रहते हुए कितना ज़्यादा नुकसान झेल रहे थे, ऐसा महसूस होता है। जबकि कई रिसर्च ऐसे हुए हैं जिनके माध्यम से ये समझ में बात आती है कि मन के द्वारा हम अपने शरीर को, तन को हील कर सकते हैं। मुझे याद आता है कि एक अपराधी को सज़ा दी गई थी फांसी की, मिडिल ईस्ट की शायद बात है। कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ डॉक्टर्स गवर्नमेंट के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम इस पे एक रिसर्च करना चाहते हैं, वैसे भी आप इसे फांसी की सज़ा दे ही रहे हैं, इसकी मृत्यु होनी ही है। इजाज़त मिल गई। अब वो उस अपराधी के पास पहुंचे और उसे बताया गया कि तुम्हारी फांसी की सज़ा अब तब्दील कर दी गई है, मृत्यु तो अब भी तुम्हारी होगी, लेकिन अब तुम्हें एक जहरीले सांप से कटवाया जाएगा। वो एक जहरीला सांप लेके गए थे, उन्होंने दिखा दिया कि ये सांप तुम्हें काटने वाला है, कल हम आएंगे। दूसरे दिन आए और उसके अपराधी के सिर पे एक काला कपड़ा डाल दिया गया और उसे कुछ चुभने का एहसास हुआ। थोड़ी ही देर में तड़प के उसने मौत को गले लगा लिया, उसकी मृत्यु हो गई। आपको आश्चर्य होगा कि उसे सांप से नहीं कटवाया गया था, लेकिन एक सिंपल सी पिन चुभाई गई थी और उसकी मृत्यु हो गई। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया तो वो सारे ही जहरीले तत्व उसके शरीर में पाए गए जो एक सांप के काटने से होते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने, डॉक्टर्स ने ये निष्कर्ष निकाला कि मन में वो ऊर्जा है, संकल्पों में वो शक्ति है कि चाहे वो जहर श्रावित करे शरीर में या फिर अमृत। हमें देखना है कि हम अपने शरीर में क्या श्रावित कर रहे हैं। कहीं अपने शरीर को बीमार तो नहीं कर रहे हैं जहरीले विचारों से, जहरीले हार्मोन्स को श्रावित करके। तो आइए इस विषय पर और गहराई से प्रकाश लेते हैं हमारे आज के माननीय अतिथि प्रोफेसर DP सिंह जी से, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन हैं, और पश्चात आध्यात्म के माध्यम से कैसे मन को साधा जा सकता है, उसे संतुलित किया जा सकता है और साथ ही सकारात्मक बनाकर उसकी ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है। इस विषय पर अपने सुंदर अनुभव लेकर हमारे बीच आएंगी सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में ब्रह्मा कुमारीज केंद्रों की निदेशिका आदरणीय ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन जी, जो पिछले 40 वर्षों से राजयोग का गहन अभ्यास कर रही हैं। आइए अभिनंदन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा होलिस्टिक एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ जैसे प्रासंगिक और शिक्षाप्रद विषय पर
इस इंटरनेशनल एजुकेशन ई कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा विनम्र प्रणाम। इस सम्मानित सभा का हिस्सा होने का सौभाग्य प्रदान करने हेतु मैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर BK मृत्युंजय और आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सभी बहनों को प्रणाम करता हूँ। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक सामाजिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक संगठन के रूप में विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न देशों के लोगों के लिए आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाने हेतु प्रयत्नशील है। इस पावन उद्देश्य के साथ समर्पण भाव से कार्य करने के लिए यह संस्थान बधाई का पात्र है। इस संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में मुझे निरंतर जानकारी मिलती रहती है। आदरणीय बहन शिवानी के प्रेरक उद्बोधनों को भी मैंने सुना है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी सद्गुणी और मूल्यपरक मानव निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मनुष्य की शांति की खोज तब तक अधूरी रहेगी जब तक कि दुनिया भारत द्वारा की गई आध्यात्मिक और सभ्यतागत प्रगति को स्वीकार करने और इन विचारों को अपनाने में सफल नहीं हो जाती है। Sisters and brothers, we are privileged to be part of a magnificent Indian civilization with its strong foundation of traditional and extremely rich spiritual values. Today, in the time of COVID-19 pandemic, when the entire world is in the grip of fear and suffering, our eternal Indian values have the potential to show the world a ray of light. Bharat, the land of culturally rich ancient civilization, and the Indian Constitution advocate for unity and integrity, peace and harmony in our land, and propagate the concept of Vasudhaiva Kutumbakam to the entire world. This describes the whole world as one single family and has given us the vision of global harmony, peaceful coexistence, and universal brotherhood. The ancient education system of India, which is known to guide modesty, honesty, obedience, self-reliance, and respect for all creations, was built on the foundation pillar of spiritual and intellectual aspects of life. We need to embark upon a quest to discover that why the pious society of ancient time was enjoying the eternal values of spirituality, simplicity, pursuit of truth, dignity of labor, tolerance and acceptance, and why today the world is witnessing violence, crime, misconduct, and other dreadful instances in society. Being the custodians of rich Indian cultural legacy, we need to revisit ethical practices in our society and also in educational institutions. We need to prepare our children for life in the 21st century. For that, we must first teach them what makes our reality what it is and what they can do to change it. Current crisis faced by our society is multifaceted. So our education system also needs to adapt accordingly and prepare our youth to cope with the escalating global crisis. To address the main purpose of education and improvement in teaching and learning engagements,
UNESCO's Delors Commission in 1996 had also highlighted on 4 pillars of learning: learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. The purpose of these pillars of learning is to ensure the holistic growth of a person, both at the societal and global level. बहनों भाइयों, समग्र शिक्षा मूल रूप से मानव जीवन के बहुत एक सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं को विकसित करने का एक सशक्त माध्यम है। कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अलावा समग्र शिक्षा, होलिस्टिक एजुकेशन युवा पीढ़ी में समाज को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करने का साधन भी है। नैतिक और मानवीय मूल्यों को आत्मसात करके एक आदर्श इंसान बनाना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। मानवीय मूल्यों के प्रतिष्ठापन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने मूल्य प्रवाह नामक एक नीतिगत फ्रेमवर्क हमारे देश के उच्च संस्थानों के लिए विकसित किया है। मूल्य प्रवाह का उद्देश्य शैक्षणिक प्रक्रिया में मूल्यों की संस्कृति, समग्र मानव का विकास, राष्ट्र निर्माण, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजना और पेशेवर नैतिकता, प्रोफेशनल एथिक्स पर ध्यान केंद्रित करना है। Sisters and brothers, our National Education Policy NEP 2020 also talks about creating awareness of India's common cultural heritage, social justice and compassion, democracy, secularism, gender equality, concern for environment, social cohesion, national unity, quality of life, scientific outlook, and the spirit of inquiry. In alignment with the educational goals of 21st century, our national education policy envisages the revision and revamping of curriculum and pedagogy of educational institutions. Now the curriculum would be more oriented towards doing what is right and logical framework for making ethical decisions. The value-based education in our higher educational institutions will be devised to reinforce the ethical and human values of truth, peace, empathy, love, non-violence, righteous conduct, seva, citizenship values, and community engagement practices as an integral part of a holistic education. NEP 2020 has also recognized the significant role of yoga for physical, emotional, and spiritual awakening of the mind, body, and soul. Through national education policy, our government has a plan to establish and support yoga-centered and yoga-based clubs and circles. साथियों, शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। वस्तुतः शिक्षा जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए, समाहित करते हुए, समन्वित करते हुए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति की शैक्षणिक और सामाजिक जवाबदेही दोनों को समाहित करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वैश्विक नागरिकों की जिम्मेदारी की व्याख्या करते हुए कहा था, जीने का अधिकार हमें तभी मिलता है जब हम विश्व की नागरिकता का कर्तव्य निभाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विजन है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहकर
संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु उत्तरदायी वैश्विक नागरिक, ग्लोबल सिटीजन विकसित करें। इसके लिए हमें अपने शैक्षणिक संस्थानों में मूल शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन को बढ़ावा देने की अत्यंत आवश्यकता है। अपने शैक्षणिक संस्थानों में समग्र शिक्षा, होलिस्टिक एजुकेशन के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर्स पर जोर देने की जरूरत है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी विद्यार्थियों को उपदेश देते हुए उस समय कहा करते थे, दूध पियो कसरत करो, दूध पियो कसरत करो, नित्य जपो हरि नाम, मन लगाए विद्या पढ़ो, पूरेंगे सब काम। आइए हम सभी अपने अपने तरीके से होलिस्टिक एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ के बृहद उद्देश्य की पूर्ति में अपनी पवित्र ऊर्जा को लगाएं। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। प्राचीन काल से ही विश्व के कोने कोने में धर्म, आध्यात्म की शिक्षा देने में भारत ही का प्रथम स्थान है। भारत ही सर्वधर्मों और देशवासियों का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान है। सर्वधर्मों, खंडों, संस्कृतियों व सभ्यताओं की जन्म दात्री भारत ही है, तभी इसे भारत माता कहा जाता है। तो भारत नाम ही कांति, ज्योति या धन धान्य से संपन्नता का प्रतीक है। स्थूल सूक्ष्म दोनों ज्योति से भरपूर होने के कारण भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो ऐसी ऊंची ऊंची बातें यादगार इतिहास में और सबके चित्त में जैसे छपा हुआ है, लेकिन कहाँ है वो भारत अभी? माता का इतना मान है तो ऐसी भारत माता के लाल भारतवासी भी इस गायन प्रमाण श्रेष्ठ संस्कारों और उच्च जीवन, हेल्दी जीवन, खुशी वाला जीवन, शांति वाला जीवन जीने वाले होने चाहिए ना। लेकिन क्या आज हम स्वयं को ऐसे भारतवासी के रूप में देख रहे हैं? वास्तविकता में तो जितने प्रकार के कष्ट, कलेश, दुख हैं, आधि व्याधि, आधि यानी मानसिक कष्ट, चिंता, भय, तनाव, मायूसी, डिप्रेशन, अकेलापन, कुछ भी बचा नहीं। आँख, नाक, कान, मुख, गला, पेट, सब प्रकार की व्याधियां तो लगता है जो कभी शिवालय था अभी रुग्णालय बन गया है। तो इन सब आधि और व्याधियों के चुभने वाले कांटों का जंगल अति विशाल दिखाई दे रहा है, और इस जंगल में से एक एक कांटा चुनकर, अर्थात इतनी सब समस्याओं की लिस्ट बना बनाकर उनको हटाकर निष्कंटक बनाने का अभियान कभी रुका तो नहीं है ना। सब कर रहे हैं मेहनत। एक बीमारी, एक समस्या समाप्त की, तब तक दूसरी तीसरी बीमारी, दूसरा तीसरा कांटा पैदा हो जाता है। तो इन्हीं कांटों को चुनते चुनते लाखों जीवन इस जंगल में खप गए। कम से कम अब तो ये स्वीकार करने में संकोच या संशय हमें नहीं होना चाहिए कि सचमुच कायाकल्प करने अर्थात रिजुविनेट करने का मन और तन को, क्योंकि मन भी है, खाली तन नहीं है, तो मन और तन को आधि व्याधि के झटकों और सटकों से बचाने का एकमात्र उपाय जो भी हम शारीरिक स्तर पर अपने लिए करते हैं उसके साथ समाधि को जोड़ना है। समाधि वह है जो मुझे अर्थात आत्मा को स्वस्थ कर दे। समाधि अर्थात जो स्व के वास्तविक भाव, पवित्रता, दिव्यता की तरंगों को उमंग दे दे। आत्मा के होली बनने से ही हीलिंग शुरू हो जाती है।
जो होली है वो हीलर है, क्योंकि ये सब को अच्छी तरह से अनुभव हो चुका है। अभी किसी के सिद्ध करने की बात नहीं रही है कि मेरे अपने नेगेटिव विचारों से ही शरीर के सभी अंगों को मैं खुद नुकसान पहुंचाता हूं। तो अपने ही पॉजिटिव, शुद्ध, श्रेष्ठ संकल्पों से मैं इस नुकसान को रिवर्स भी तो कर सकता हूं ना। तो ये जैसे कि अपनी चिकित्सा अपनी शक्ति से करना सेल्फ हीलिंग कहलाता है। तो सेल्फ अर्थात सोचने वाली, समझने वाली, अनुभव करने वाली, एक्सपीरियंस करने वाली और एक्सप्रेस करने वाली मैं आत्मा, चैतन्य शक्ति, मैं रथी हूँ, क्योंकि मैं ही इस शरीर को चलाती हूँ, इस शरीर रूपी घोड़े पर विराजमान होकर। तो ये जो संबंध है मेरा और ये मुझ पर आधारित इस घोड़े का, ये केयरिंग और शेयरिंग वाला संबंध है। इसको अगर ज़्यादा कुछ ना भी दें, लेकिन अगर घोड़े को मालिक प्यार से चलाए तो कमज़ोर घोड़ा भी काफ़ी अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन अगर रथी घोड़े को प्यार पुचकार के बजाय चाबुक लगाएगा तो घोड़ा उसी मालिक को नीचे गिराएगा ना। तो चाबुक हम कैसे लगाते हैं? हमारा एक एक व्यर्थ संकल्प, जिसको परदर्शन, इधर उधर का देखना सोचना, जो बिल्कुल मेरे से कनेक्शन नहीं रखता, परदर्शन, परचिंतन, इसी से ही निराशा भरती है, आक्रोश भरता है, और ऐसे संकल्पों से ही मेरे शरीर में टूट फूट होती है। और जो फिर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो गया, इतने डिसऑर्डर्स हो गए, तो ये सिग्नल देते हैं कि हे आत्मा राजा, इस तन का मालिक, कुछ तो सुधर जाओ, क्योंकि ये शरीर तुम्हें अमूल्य साधन के रूप में मिला है और इसे साधक की तरह साधो। अपनी इच्छाओं के कारण इसको इस प्रकार से नहीं खत्म करो, इसकी एनर्जी को नहीं गंवाओ, क्योंकि संपूर्ण सुख शांति तो आत्मा और शरीर दोनों के सामंजस्य से, हार्मोनी से ही तो होती है। तो ये स्व अभ्यास, स्व की पवित्र स्थिति का अभ्यास एक ऑक्सीजन है, स्पिरिचुअल ऑक्सीडेंट है। तो मन के श्रेष्ठ संकल्पों से शक्तिशाली बनाना स्वयं को, ये हाईएस्ट एजुकेशन है। और जब ये पढ़ाई शुरू करते हैं तो इस पढ़ाई में भी, जैसे कि हर दूसरी चीज़ सीखने में, टेस्ट और ट्रायल तो होता ही है। आपने तो अच्छा अनुभव किया कि मैं मालिक हूँ, मुझे इस शरीर को ठीक चलाना है, बस तो उसी समय ही बाहर और परिस्थितियाँ बढ़ती हैं। क्यों, क्या, कैसे, ये जो क्वेश्चन मार्क, क्रिकेट साइन है, वो सामने होता है, तो फिर संकल्प फास्ट गति से आते हैं। तो ये इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जो हम अलाउ करते हैं, उससे हमारे मन में डर पैदा होता है। अब मन जो इन प्रश्नों की टेंशन में है, तो उसे, उस टेंशन को स्टॉप करने के लिए फुल स्टॉप, बिंदी की ज़रूरत है। पेपर पर तो बिंदी लगा लेंगे, लेकिन संकल्पों की रफ्तार पर बिंदी, फुल स्टॉप लगाने के लिए खुद को ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, मालिक, अविनाशी आत्मा, इस स्थिति में निश्चित करना है। क्यों? क्योंकि ये शरीर तो जैसे अलग है, ये अभी है और कल नहीं रहेगा। तो इसके द्वारा जो मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना खेल कर रही हूँ, खेल करने वाली मैं हूँ, तो खेल में तो खुशी से खेला जाता है। तो कोई भी परिस्थिति आई, उस पर मेरा जोर नहीं है, लेकिन मुझे अपनी स्थिति से क्या रिस्पॉन्स देना है वो मेरे हाथ में है।
ऐसा पॉजिटिव चिंतन करने से हम वो पॉइंट क्वेश्चंस को क्या क्यों कैसे को ख़त्म कर देते हैं। फिर भी अगर मन कंट्रोल में नहीं आता तो दूसरी बिंदी लगाना भी सीखना है। तो वे है कल्याणकारी शुभ परमात्मा के बच्चा होने की याद, उसकी उपस्थिति की महसूसता। क्योंकि जब सब कुछ इकट्ठा होकर के आता है, तन की भी समस्या, मन की भी समस्या, संबंधों से भी समस्या, प्रकृति की भी समस्या, सरकार से भी समस्या, अगर हम ये समझते हैं कि हाँ सब तरफ से मेरे पर कुछ बोझ है, तो ऐसे में इन सब से ऊपर, सब समस्याओं से ऊपर सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे पिता हैं और उनकी संतान होने के नाते मेरा फर्ज है समस्या को बड़ा नहीं दिखाना, लेकिन मेरा पिता बड़ा है। प्रसन्न चित्त रहना, ना कि प्रश्न चित्त बन जाना, ऐसा क्यों? तो ये बूंद बूंद से, एक एक बिंदी लगाने से तालाब भर जाता है। तो ये अभ्यास स्वशासन, आत्म अनुशासन की अनुभूति कराता है। तो सुबह उठते ही, क्योंकि शरीर सेकंड है, मैं फर्स्ट हूँ, तो इसलिए सबसे पहले सुबह उठते ही मुझे इस हीलिंग करने वाले होली संकल्पों का अपने होली फादर के साथ, होली पिता के साथ बैठ करके उनका मनन करना है। जिसको ही मन मना भव के रूप में याद किया जाता है। तो ये अभ्यास मुझे फुल करता है। और जब मन खुशी से, शक्ति से, लाइट से फुल हो गया, तो फिर उसका प्रभाव इस घोड़े पर ऐसा पड़ता है जो शरीर भी चेयरफुल दिखाई देता है, किलकिलाता हुआ दिखाई देता है, जैसे घोड़ा हिनहिनाता है। तो हमारे सामने जब भी ऐसी कोई शारीरिक समस्या आई, मानसिक समस्या आई, हमें बहुत प्यार से, खुशी से वो स्वीकारते हुए, उससे हमको लड़ना नहीं है, लेकिन बड़ी शुद्ध संकल्पों से उस समस्या से हमको अपने को पार करना है और पार करके ऐसे होली हीलर बनना है। मित्रों, अरुणिमा सिन्हा जी को हम सब जानते हैं, नेशनल लेवल की प्लेयर रहीं, लेकिन 2011 में एक ट्रेन में कुछ आपराधिक तत्वों के साथ कुछ बातें हुई, उन्होंने उन्हें नीचे धकेल दिया, एक पैर उनका जाता रहा, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वो कहती हैं कि व्यक्ति शरीर से नहीं लेकिन मन से विकलांग होता है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया कृत्रिम पैरों के माध्यम से। अब तक संसार की 4 ऊंची से ऊंची चोटियों को वो फतह कर चुकी हैं और उनका संकल्प है कि संसार की सभी जो ऊंची चोटियां हैं उन्हें वो जीतेंगी। कैसे? मन की शक्ति से ही ना। जिनके पैर सही सलामत हैं वो चढ़ने से कतराते हैं, डरते हैं और उनसे हो भी नहीं पाता, लेकिन कृत्रिम पैरों से वहां तक पहुंचना उनकी मन की शक्ति का ही द्योतक है। विल्मा रुडोल्फ, इनके बारे में भी हम जानते हैं, 2.5 साल की उम्र में ही पोलियोग्रस्त हो गई। 11 साल तक वो सहारे से ही चलती रही, लेकिन जब 21 साल की हुई तो ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक उन्होंने प्राप्त किया, केवल अपने मन के दम पे, अपने मन की शक्ति से। तो क्यों ना हम भी थोड़ा अंदर आएं, अपने मन को मित्र बनाएं, उसकी ऊर्जा को पहचानते हुए अपने सर्वांगीण विकास में इसका उपयोग करें। और यही आज के इस सत्र का सुंदर विषय है, जिस पर हमारे माननीय अतिथि और अनुभवी वक्ता अपने विचार साझा कर रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इसी विषय पर अपने सुंदर अनुभव युक्त विचार लेकर अब हमारे बीच आ रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर चलाए जाने वाले वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम के डायरेक्टर भ्राता पांड्यामणि जी। ओम शांति। होलिस्टिक एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस लाइफ कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले भाई बहनों से मैं मिलने से बहुत मुझे
खुशी हो रही है, क्योंकि आज के समय अनुसार हमको बहुत चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था ऐसा एक समय आएगा, हमको घर से भी बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो हम समझते थे जो हमारा विज्ञान है या टेक्नोलॉजी है वो इतना बढ़ चुका है तो हम तो चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं। तो काश मेडिकल सब्जेक्ट में भी हमने इतना तरक्की किया है तो हृदय को भी हम आसानी से बदल सकते थे। जितने भी इस शरीर की बीमारियां हैं सबको हम एड्रेस कर सकते थे, लेकिन अभी जो एक वायरस है जो देखने में नहीं आता है वो अपना रूप बदल बदल कर हमको डरा रहा है। तो हमारा जीवन को इतना संकट में ले आया है तो हमको बहुत चुनौतियां भी सामना करना पड़ता है। इस चुनौतियों को सामने करने के लिए हमारा मन को बल बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो 84 सालों से मूल्य शिक्षा की सेवाएं दे रहे हैं, आज लगभग 137 कंट्रीज में इनकी जो सेंटर्स हैं उनके द्वारा आध्यात्मिक शिक्षा और राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा शुल्क में दे रहे हैं। फिर भी जो हमारा हायर एजुकेशन में वैल्यू एजुकेशन की सेवा 10 साल पहले तमिलनाडु स्थित अन्नामलई विश्वविद्यालय के साथ MOU करने के बाद हमने शुरू किया है। उस समय तो हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी का एक कार्यक्रम शुरू किया था। अभी तो हमारे पास 16 कार्यक्रम हैं, उसमें सर्टिफिकेट कोर्सेस भी हैं, डिप्लोमा कोर्सेस भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास भी हैं। तो कई प्रकार के कोर्स हम चला रहे हैं सारे भारत में। अभी तो आपको ये सुनकर बहुत आश्चर्य लगेगा, अभी लगभग 23 विश्वविद्यालय में सारे भारत में केवल नहीं तो विदेश में भी 3 विश्वविद्यालय के साथ MOU करके यह वैल्यू शिक्षा एजुकेशन का हम सेवाएं दे रहे हैं। क्योंकि अभी समय अनुसार समय की पुकार है तो हमारा मन में परिवर्तन लाना चाहिए। मन को मारना नहीं है लेकिन उसको अपने हिसाब से चलाना है, उसके ऊपर काबू करना है। तो इसलिए जो थॉट पावर है, थिंकिंग पावर है, उसको हम अपने काबू लाने के लिए यह आध्यात्मिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा अनिवार्य है। सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा, वी शुड बी द पावरफुल ऑल्सो। इसलिए राजयोग मेडिटेशन का भी यहाँ अभ्यास कराया जाता है। जो मन में सकारात्मक विचार आए, हमारा संकल्पों में पावर आ जाए, तो उसके आधार पर ही हम इस चुनौतियों को सामना कर सकते हैं। आप सब जानते ही हैं इस कोविड महामारी के समय हमको इतनी तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रही है, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। हम तो घर से बाहर भी निकल नहीं पा रहे हैं। इसका चुनौती सिर्फ शारीरिक बीमारी से नहीं, हमारा मानसिक बीमारियों को भी दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। आप सब जानते हैं हर एक के मन में भय अधिक हो रहा है। आज का समाज ही भयभीत समाज हो गया है। इस समय में हमको क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? हमारा मनोबल को बढ़ाने के लिए हमको जो नकारात्मक चिंतन से बदल सकारात्मक चिंतन करके हमको प्योर और पावरफुल वाइब्रेशन हमको फैलाना पड़ेगा। ये आज समय अनुसार बहुत ही जरूरी है।
तो जो हमसे हो सकता है या हमसे होना है उसको तो जरूर करना ही होगा, क्योंकि अभी जो विज्ञान है, जो हमारी साइंस है, मेडिकल साइंस है, वो टोटली फेल हो चुका है। तो उसके बाद न तो कोई दवाई है, न उसको सामने करने के लिए कोई टेक्निक है। तो इस समय हमको उसको फेस करने के लिए या उसको हम विजय पाने के लिए हमको इम्यूनिटी को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। शायद हमारा जो वैक्सीन से थोड़ा बहुत हमको मदद तो मिल ही रहा है, फिर भी हमारा मनोबल को बढ़ाना, धैर्यवंत रहना और अपने को मानसिक बीमारियों से बचाना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमारा शारीरिक बीमारी है वो 80% मानसिक से होता है, इसलिए उसको हम कहते हैं साइकोसोमैटिक डिजीजेस। जैसे आप देखते हैं डायबिटिक है तो उसका मूल कारण यही बताया गया है, हमारा नकारात्मक विचार है। इसलिए अभी हम विचारधारा को बदलना पड़ेगा। इसलिए अंदर आत्मा की जो भाषण है या बोल है उसको हमको सुनना पड़ेगा। इसलिए हम सभी जो भी हैं, जहां भी हैं, जिस स्तर पर भी हैं, लेकिन हमको अभी अपने मन बल को बढ़ाने के लिए, धैर्यवत रहने के लिए, होप से जीने के लिए ये समय भी बीत जाएगा, ऐसा हम अपने मन को समझाना है। क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा और राजयोग का मेडिटेशन, ये तीनों अनिवार्य है। तो ऐसे समय पर बहुत चुनौतियों को हम सामना कर रहे हैं, वो हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। उसको हम अभी बीमारियों को या ये वायरस का चुनौतियों को सामने करने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए मूल्य शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा और राजयोग का मेडिटेशन का हम पूरा लाभ लेवें। क्योंकि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाएं सारे विश्व में हैं। हमारे भारत में हर शहर में इनकी ब्रांचेस हैं। आजकल उनको जो सेवा है तो ऑनलाइन में भी मिलता है। इसलिए आप सभी कम से कम एक सप्ताह की कोर्स का लाभ लेकर के अपने को सेफ और सिक्योर भी रखना है, सबको सहयोग भी देना है। उसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं। ओम शांति। मित्रों, आज के विषय के आधार पर मुझे अपने मित्र के द्वारा कही गई एक बात याद आ रही थी। उसने मुझे बहुत पहले सुनाया था कि एक महिला थी, बिल्कुल सत्य घटना, 25 साल की उम्र में उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया। परिवार में किसी को भी नहीं था, दादे परदादे तक भी, लेकिन 25 साल में ब्रेस्ट कैंसर ये कैसे हो गया। बहुत जगहों पे दिखाया, लेकिन लाइलाज वो उसका इलाज ही नहीं मिल पा रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था। उनके फैमिली डॉक्टर थे, वो इन बातों को समझते थे कि कैसे मन के द्वारा भी तन को ठीक किया जा सकता है। गहराई में पहुंचे, पूछा कि क्या बात है, तुम्हें ये हुआ क्यों, तुम्हें क्या लगता है। उसने बताया कि जब भी किसी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को, महिला को मैं देखा करती थी तो मुझे बहुत डर लगता था और ये विचार आता था कहीं मुझे भी ना हो जाए, मुझे भी ना हो जाए, मुझे भी ना हो जाए। और शायद वही बीज बन गया कि उसके पास वो रोग पहुंच गया। फैमिली डॉक्टर बहुत समझदार थे, उन्होंने उनके मन को सकारात्मक करना शुरू किया, सुंदर मेडिटेशन कराना शुरू किया। इसके द्वारा आपको आश्चर्य होगा कि वो महिला पूरी तरह से अपने कैंसर से मुक्त हो गई। यहां भी ये बात बहुत गहराई से समझ में आती है कि कैसे सकारात्मक मन शरीर को हील कर सकता है, कैसे सकारात्मक मन अपने जीवन में सुंदरता या खुशहाली ला सकता है। इसीलिए आज का ये विषय सचमुच बहुत ही गहन है, बहुत ही सुंदर है। न केवल तन, लेकिन अपने संबंध, साथ ही साथ प्रकृति, वातावरण और पूरे विश्व को भी अपने मन के माध्यम से सुंदर, सुहेला और मैं कहूँगा खूबसूरत बनाया जा सकता है। और इसी पर एक सुंदर चर्चा करने के लिए मैं अब
सिस्टर सुमन के पास चलूँगा, जो कि ब्रह्मा कुमारीज़ की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है, और उसके पश्चात हम सुंदर मेडिटेशन की अनुभूति की ओर चलेंगे, जिसे कराने के लिए हमारे बीच होंगी भोपाल से ब्रह्मा कुमारी किरण बहन जी। आइए पहले कैसे मन के द्वारा हम अपने तन को, संबंधों को हील करें, उस पर बात करते हैं सिस्टर सुमन से। नमस्कार, ओम शांति। मित्रों, प्रतिदिन हम कहीं ना कहीं अपने वार्तालाप में मन की चर्चा ज़रूर करते हैं कि आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरा मन बहुत आनंदित है, मन कहीं घूमने को कर रहा है, मन पकोड़े खाने को कर रहा है, ये करने को, वो करने को। तो मन की चर्चा हमारी वार्तालाप में शामिल होता ही है सुबह से रात तक। लेकिन कभी हमने बैठकर सोचा है कि आखिर ये मन है क्या, कहाँ है, सूक्ष्म है या हमारे स्थूल देह में ही है? कभी हम उस पर ज़्यादा सोचते नहीं हैं। लेकिन ये मन है बहुत महत्वपूर्ण, हमारे पूरे जीवन का आधार। हम जो करते हैं, जो बोलते हैं, हमारा व्यवहार जो होता है, उन सब का बीज कहीं ना कहीं ये मन ही होता है। हमारी तंदुरुस्ती, चाहे वो तन की हो, संबंधों की हो, उसका भी आधार हमारा मन ही होता है। पिछले कुछ दिन पहले मैं किताब पढ़ रहा था, माइंड ओवर मेडिसिन। उस पर एक सच्ची घटना का वर्णन था कि एक व्यक्ति को कैंसर हो गया था, लिम्फोसर्कोमा। पूरे शरीर में गांठें हो गई थीं। डॉक्टर ने कह दिया था कि बहुत जल्दी आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय एक दवाई जिस पे प्रयोग चल रहा था, उसी बीमारी को लेकर के उस व्यक्ति ने रिक्वेस्ट किया, मुझ पे ये इंजेक्ट किया जाए। वैसे भी मुझे जाना है। इंजेक्ट किया गया, पूरी तरह से वो ठीक हो गया। 2 मास बहुत अच्छा रहा, लेकिन कहीं से उसे ये खबर मिल गई, कहीं उसने पढ़ा कि वो जो इंजेक्शन मुझे दिया गया था वो नकली था, उसका कोई असर नहीं था, खराब था। थोड़े दिनों के बाद फिर से उसके अंदर शरीर में गांठें बनने लगी। डॉक्टर ने उसे बुलाया, समझाया कि एक दूसरा इंजेक्शन आया है, ये लगाने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लगाया, ठीक होने लगे। फिर कहीं से उन्होंने सुन लिया कि नहीं, ये नकली है, फिर से गांठें बनने लगी, उसकी मृत्यु हो गई। सच्ची घटना है। सार ये निकाला डॉक्टर्स ने, यदि मन बीमार है, तन भी बीमार हो जाता है, और यदि मन स्वस्थ है तो तन भी हमारा स्वस्थ रहता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, मेक माइंड योर बेस्ट हीलर। अलग अलग हीलर्स की बातें हमने सुनी थी, लेकिन मन भी मेरा हीलर हो सकता है। कैसे? आज चर्चा करेंगे आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोग ने सिस्टर सुमन जी से, जो कि एजुकेशन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर, आप मैनेजमेंट ट्रेनर हैं, देश विदेश में यात्रा करती रहती हैं। 5 वर्ष की अल्पायु से ही आप ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ी हुई हैं, और पिछले 30 वर्षों से संपूर्ण समर्पित होकर आप मानवता की सेवा कर रही हैं। आइए स्वागत करते हैं सिस्टर सुमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम बहुत कम बात करते हैं, तो आज के विषय पर मैं चाहूँगा कि इतने वर्षों से, बाल्यकाल से ही आप अध्यात्म के पथ पर हैं, मन पर मनन करती हैं, क्या कहेंगे? मन तो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। तो हम कह सकते हैं वो सीड है, वो बीज है हमारे ज़िंदगी का, क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसे हम बनते हैं। वैसे कहा भी जाता है, मन हारे हार है और मन जीते जगत जीत। जो कुछ भी हम करते हैं कार्यकाल में, कर्तव्य में या फिर बिहेवियर में जो भी हम आते हैं, सबसे पहले हम सोचते हैं जी। वो सोच ही फिर व्यवहार में आता है। तो लेकिन हमेशा हम अपने मन के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, उसका व्यवहार कैसा है, उसके बिहेवियर ऐसा है, उसने ऐसा किया वैसे किया, लेकिन खुद के बारे में हम अक्सर करके कम सोचते हैं, और वो भी अपने मन के बारे में। क्योंकि मन के बारे में क्यों हम कम सोचते हैं? क्योंकि मन दिखता नहीं है।
खुद का मन दिखता नहीं है और इसके कारण से उसके बारे में हमें ज़्यादा समझ नहीं है। तो इसीलिए हमें रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। रिफ्लेक्ट करके अपने थॉट प्रोसेस को हम देखना शुरू करते हैं तो अपने विचारों को हम समझ सकते हैं। तो अक्सर करके लोग ये कहते हैं कि मुझे ये विचार आया, ये विचार आ रहा है, ये संकल्प आ रहा है। ये सोचने की बात है, ये संकल्प आता है या फिर हम क्रिएट करते हैं। तो कहीं से भी वो संकल्प या विचार आता नहीं है, लेकिन वी आर द क्रिएटर्स ऑफ दोज थॉट्स। हम अपने विचारों को क्रिएट करते हैं, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है, वातावरण का, लोगों का प्रभाव मन के ऊपर पड़ने के कारण से फिर वहाँ नेगेटिविटी या वेस्ट बढ़ जाने के कारण से फिर वो कहीं ना कहीं हम नकारात्मक सोचना शुरू करते हैं। जैसे कोई भी ऑरेंज या कोई भी फ्रूट लेते हैं, ऑरेंज को अगर स्क्वीज़ करते हैं तो ऑरेंज जूस ही आएगा। एप्पल को हम स्क्वीज़ करते हैं तो एप्पल जूस ही आएगा। करेले को स्क्वीज़ करेंगे तो करेले का जूस ही आएगा। तो करेले को स्क्वीज़ करके हम ये एक्सपेक्ट करें मीठा एप्पल का जूस आना चाहिए, वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसके अंदर है वही बाहर आता है। ऐसे ही जो भी हम व्यवहार में आते हैं तो अंदर जो है वही बाहर निकलता है। तो इसलिए कहते हैं इनसाइड आउट अप्रोच। जो भी हमारे अंदर है वही बाहर आएगा। अंदर माना क्या है? मन। मन के अंदर अगर नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी बाहर आएगा। मन के अंदर अगर पॉजिटिविटी है तो वो पॉजिटिविटी बाहर आएगा। तो जैसे हम सोचते हैं उसका प्रभाव फिर अपने शरीर पर, अपने व्यवहार पर, अपने वातावरण पर फिर उसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। तो इसीलिए मन को कह सकते हैं कि एक क्या कहें, मन एक ऐसी शक्ति है जिसके आधार से हम अपने जीवन की जो दिशा है उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। जी जी जी। और आज जो विषय हम लोगों का चल रहा है उससे पूर्व कि मैं वो हीलिंग पे आऊँ, मन जैसे कि आपने कहा हमारे भीतर है, तो कई बार हम सोचते हैं कि भीतर मतलब क्या? क्या मेरा दिल ही मेरा मन है, मेरा ब्रेन मेरा मन है या क्या? तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। कहने में तो आता है कि ये मेरे दिल की आवाज़ है जी। लेकिन देखा जाए कि कई बार ओपन हार्ट सर्जरीज होते हैं, फिर ओपन हार्ट ट्रांसप्लांटेशंस भी लोग करते हैं। अगर मन हार्ट में होता, दिल में होता, तो फिर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जब होता है तो मन को भी निकल जाना चाहिए, मना आत्मा को निकल जाना चाहिए, मना मृत्यु। तो ये तो होता नहीं है, व्यक्ति और ही तंदुरुस्त हो जाता है। इसका मतलब है आत्मा और शरीर में विराजमान है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि आत्मा जो है वो भ्रुकुटी के बीच में है। इसीलिए हम मंदिरों में जाते हैं तो तिलक यहाँ लगाते हैं और ये भी कहते हैं फेस इज ए इंडेक्स ऑफ माइंड। मस्तिष्क को देख करके, आँखों को देख करके पता चल जाता है वो ये व्यक्ति किस मूड में है, उसका मूड बहुत अच्छा है या खराब है, या इसका मन ठीक है या नहीं, मन ठीक है कि नहीं है। जी। तो कैसे पता चलेगा? कि चेहरे को देख करके, आँखों को देख करके पता चल जाता है, क्योंकि मन से सोचते हैं ना, जिस कारण से वो फेस मतलब से ये पता कोई चल जाता है। शरीर का कोई अंग नहीं है, लेकिन ये आत्मा का ही एक अंग है और सूक्ष्म है, हम इसे कह लें। शायद कई बार कहते हैं कि मेरी, हम कह सकते जी जी, कि मेरी आत्मा की आवाज़ जब हम कहते हैं तो शायद ये वही मन है जहाँ से आवाज़ निकल के आ रही है। तो आपने एक बात कही सिस्टर कि हम किसी चीज़ को, करेले का आपने एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल दिया, तो मेरे अंदर से जो निकल के आ रहा है ज़्यादातर आज व्यर्थ ही निकलता है।
बोल में या फिर व्यवहार में, तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरा जो मन है वो अब डस्टबिन बन गया है, जो ये बुरी बुरी चीजें ही निकल के बाहर आ रही हैं? क्योंकि उसको साफ करने का मेहनत हम नहीं कर रहे हैं। जब भी, जैसे मान लीजिए मैं सफ़ेद कपड़ा पहन करके सुबह सुबह फ्रेश होकर के स्नान करके सफ़ेद कपड़ा पहन करके अगर मैं निकल जाऊं बाहर, शॉपिंग करना है, मार्केट एरिया में गई जहाँ धूप है, पोल्यूशन है, सब मतलब घूम घाम करके फिर शाम को जब मैं वापस आती हूँ, ये एक्सपेक्ट मैं नहीं कर सकती हूँ कि ये जो सुबह सफ़ेद जिस रीति से वो सफ़ेद था, शाम को भी उस रीति से सफ़ेद रहेगा। क्योंकि ऑब्वियस है, पोल्यूशन, धूल मिट्टी सब जगह पे घूम करके आई हूँ, और फिर हम शाम को आकर के इसको चेंज करके धुलाई भी कर लेती हूँ, क्योंकि पता है मुझे इसका जो कलर है ओरिजिनल वाइट है, अभी थोड़ा फेड हो गया है या खराब हो गया है, गंदा हो गया है, तो फिर वो मेहनत करके मैं उसको धुलाई करती हूँ। ऐसे ही मन की बात है, सारे दिन के व्यवहार में कहीं ना कहीं हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है नेगेटिविटी का। फिर हम उस पर मेहनत नहीं करते हैं सफाई करने की। जी, इसीलिए वो वही की चीज निकलती जमता जाता है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, सालों क्या आप, मैं तो कहूँगा आज हम चर्चा कर रहे हैं, बचपन से लेके कभी इस विषय पे बैठे ही नहीं कि आओ बैठते हैं और मन पे बात करते हैं, थोड़ा उसकी सफाई करते हैं। ये तो आज आप कह रहे हैं तो हमें लग रहा है कि अच्छा, हमें ये इसकी सफाई भी करनी थी, क्योंकि ये भी कपड़े के जैसा ही है। हाँ, राइट। तो वो सफाई करते नहीं है तो जमता जाएगा। जब जमता जाएगा फिर डस्टबिन के आसपास खुशबू नहीं आएगा, बदबू ही आएगा। तो यहाँ जब डस्टबिन बन गया मन, तो फिर मेरे मुख से जो भी शब्द निकलते हैं वो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि अंदर वही भरा हुआ है, वो करेला का वो कड़वा जूस ही निकलेगा। हाँ, ठीक। गंदगी है तो इसीलिए गंदगी ही निकलेगा। आपने एक बात कही थी कि हम क्रिएटर हैं, और ये भी कहा कि बाहरी चीज़ों का इफ़ेक्ट हम पे क्योंकि बाहर से वो विचार नहीं अंदर से आ रहा है। लेकिन ये जो गंदगी की बात आपने कही वो तो बाहर से ही आई, वो गंदा हुआ, तो ये बाहर का ही तो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, जिसके कारण मेरी सोच भी वैसी हो रही है। तो यहाँ मैं कैसे क्रिएट करूँ, एक क्रिएटर कैसे बनूँ कि उसका इफ़ेक्ट मेरे ऊपर ना आए? एक तो हर रोज़ सफाई करने की ज़रूरत है जी। जैसे अगर घर है, हम सफाई करते हैं और सफाई कर लेने के बाद 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो गंदा ज़रूर होगा, तो हम 2-3 दिन के बाद फिर हम सफाई करते हैं। तो वो लगातार सफाई करते रहेंगे तो फिर वो साफ रहेगा। और हर रोज़ हम स्नान करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कल स्नान किया था ना, आज नहीं करते हैं। घर की सफाई भी इवन हम रोज़ करते हैं। चलिए, अगर इतना गंदगी नहीं हुआ है, एक दिन स्किप भी कर लिया तो चलेगा। ऐसे अगर 1-2 साल के बाद मैं सफाई करना शुरू करूं, मान लीजिए अगर कारपेट बिछा हुआ है, बाहर से बहुत सुंदर है, बाहर से गंदगी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कारपेट के नीचे गंदगी नहीं है, क्योंकि सालों से मैंने सफाई नहीं की है। ऐसे ही मन के अंदर इतनी गंदगी पड़ी है, लेकिन ऊपर से तो दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सुंदर हूँ, लेकिन वो सफाई नहीं किया है। तो इसीलिए सफाई एक तो हर रोज़ करने की ज़रूरत है, और सफाई करने का तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन। मन को देखे, मन को समझने की कोशिश करें, किस दिशा में मन जा रहा है, नेगेटिव सोच रही हूँ, पॉजिटिव सोच रही हूँ या वेस्ट सोच रही हूँ। तो अगर मैं नेगेटिव सोच रही हूँ तो मैं मन की दिशा को परिवर्तन करके पॉजिटिविटी के तरफ मैं लेके आऊँ, तो वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है, कई बार हम नेगेटिविटी को साफ नहीं कर पाते हैं, तो वो मेडिटेशन के द्वारा यह पॉसिबल होता है। मेडिटेशन से क्या होगा कि मैं अपनी आत्मा की स्वस्थिति में जब स्थित होती हूँ, आत्मा की ओरिजिनल स्थिति, ओरिजिनल रूप जो है वो बहुत पावरफुल और पॉजिटिव है, उसको मैं एमर्ज करके पॉजिटिविटी को मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि ओरिजिनली मैं पॉजिटिव हूँ, ओरिजिनली मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ,
और दूसरा है परमात्मा के साथ जब मैं कनेक्ट करती हूँ, जो वो एक रोशनी है, जी। शक्ति है। तो वो शक्ति, परमात्मा की शक्ति को लेकर के मैं अपनी जो नेगेटिविटी है उसको मैं भस्म कर सकती हूँ। जैसे सूर्य की किरणों के द्वारा कीटाणुओं को नष्ट हो जाते हैं, कर सकते हैं। जी जी। तो ऐसे परमात्मा की शक्ति से अपने नेगेटिविटी को हम नष्ट करके पॉजिटिविटी हो सकते में हैं। हम स्थित हो सकते हैं। बिल्कुल। मित्रों, कितनी गहरी सी बात हो रही है ना, और सचमुच हम सबको इस पे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है मेरी सहित कि हम बैठें, देखें। कई बार होता है ना कि हम बाहर से कपड़े अच्छे पहन लेते हैं, लेकिन जो हमारी बनियाइन होती है वो गंदी होती है। हमें लगता है कि मेरी बनियाइन कौन देख रहा है, लेकिन सचमुच वो हमें डिस्टर्ब तो करता है ना, राइट। वही बात मन की है कि अब तक हम सोचते नहीं थे, लेकिन अब कैसे सफाई करनी है, कैसे उसे एम्पावर करना है। बहुत सुंदर बात हमें समझ में आई है। अब विषय पे आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे मन एक हीलर का काम करता है। आजकल बीमारियां बहुत हैं, छोटी से लेके बड़ी तक बीमारियां हम सुनते तो आए हैं, और आपने भी कहा कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार, और मन बहुत शक्तिशाली है, ये हम जानते भी हैं। कैसे हम बीमारियों में, चाहे वो सिर दर्द है या फिर कैंसर है, क्या ऐसी बीमारियों की में भी मन के द्वारा हम हील कर सकते हैं अपने तन को? यस, क्योंकि आजकल कहा जा रहा है कि 90% जो डिसीजेस हैं वो साइकोसोमैटिक हैं, मन से उत्पन्न हुए डिसीजेस हैं। तो मन को अगर ठीक कर लेते हैं, पॉजिटिव और पावरफुल से, केवल पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव और पावरफुल, जी जी, ये दोनों जब हम कर लेते, मन को पॉजिटिव और पावरफुल कर लेते हैं, तो धीरे धीरे अपने शरीर की जो बीमारियां हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ हम ये नहीं कहेंगे आप मेडिसिन नहीं लीजिए, मेडिसिन ज़रूर लेना है, छोटी मोटी बीमारियों की बात अलग है, लेकिन जो बड़ी बीमारियां जब हो जाती है तो केवल मन के आधार से मैं हील करूँ, ये क्योंकि ट्रेंड नहीं है उस बात में, तो इसीलिए वो रिस्क हम नहीं ले सकते। तो दवाइयाँ ज़रूर ले, दवाइयों के साथ साथ मन को पावरफुल और पॉजिटिव ज़रूर बनाए, तो उससे हम ज़रूर हील कर सकते हैं। हमारे संस्था में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो हार्ट के जो ब्लॉकेजेस है, तो उसको हम मेडिटेशन के द्वारा उन ब्लॉकेजेस को हम खोल सकते हैं। एक्सरसाइज, डाइट, मेडिसिन और उसके साथ साथ मेडिटेशन, ये चारों को जब हम एक साथ जब हम करते हैं, ब्लॉकेजेस को हम खोल सकते हैं बिना ऑपरेशन के। ये तो कितनी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि तो आजकल सभी के दिलों में ब्लॉकेजेस होते जा रहे हैं। ये पॉसिबल है और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो ऐसे ही कोई भी बीमारी हो, तो एक तो है अपने हिम्मत नहीं हारना है, और ये इच्छा, जीने की इच्छा जरूर रखनी है कि नहीं, किसी भी हालत में जीना है। तो इसलिए कहते हैं जो बैटल है, जो युद्ध है, बाहर संसार में युद्ध करने से पहले अपने युद्ध जो है मन में हम करते हैं। अगर मन के युद्ध में हम हार लिया, हम हार गए मन के युद्ध में, तो फिर बाहर के युद्ध में तो हारना निश्चित है। जी। तो इसलिए इनर बैटल जो है उसमें कभी भी हमें हारना नहीं है, जीतना है। माना मुझे जरूर जीना है, मुझे जरूर हासिल करना है, मुझे जरूर ठीक होना है। ये जब संकल्प हम करते हैं, विल पावर हम रखते हैं, तो जरूर हम हमारे पास जो भी बीमारियां हैं तो उस पर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि मृत्यु शैया पर लोग लेटे हुए हैं, लेकिन फिर अंदर विल पावर है कि नहीं, मुझे ज़रूर जीना है। तो विल पावर जहाँ है तो ज़रूर वो हो जाता है, वो हो जाता है। मतलब हम हारे ना, अपने मन को बहुत ही शक्तिशाली बना के रखें, पॉजिटिव बना के रखें। लेकिन होता यही है कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो जो शरीर की तकलीफ़ है, उसका जो एक दर्द है, या चारों तरफ भी लोग ये कहते हैं ओह ये क्या हो गया, तो
वातावरण ऐसा हो जाता है कि वो एक नेगेटिविटी मन में आ ही जाती है। मन को हम तंदुरुस्त कैसे रखें वो बहुत हमारे लिए चैलेंज हो जाता है। आप क्या ऐसे थॉट्स सजेस्ट करेंगे जिससे कि व्यक्ति जैसे उसका जो मन है तन को हील करने लगे उन संकल्पों के माध्यम से? एक तो है नेगेटिविटी को अलाउ नहीं करें अपने मन की दुनिया में आने के लिए। जी। जैसे कहते हैं यहाँ एक इनर वर्ल्ड है, आंतरिक दुनिया है। यहाँ हर एक के अंदर एक आंतरिक दुनिया है, अपनी ही खूबसूरत दुनिया हम सभी ने बना के रखे हैं। तो उस दुनिया में कभी कभी जो नेगेटिविटी, जो बाहर की जो नेगेटिविटी है, उसका प्रभाव इस दुनिया पर पड़ जाता है। तो इसीलिए हमेशा जो इनर वर्ल्ड है उसको खूबसूरत बना के रखे, पावरफुल बना के रखे। तो उस पर प्रभाव कैसे डलता है, क्योंकि बाहर एक दुनिया है, अंदर एक दुनिया है। तो बाहर से अंदर आने के लिए कुछ दरवाजे हैं, राइट? दरवाजों के बिना तो आएगा नहीं। बिल्कुल। तो वो 3 दरवाजे हैं। एक है ये आंख, जिनके द्वारा वो अंदर चला जाए। जो भी हम देखते हैं, हम नेगेटिविटी देखते हैं तो नेगेटिविटी ग्रहण कर लेते हैं, पॉजिटिविटी देखते हैं, पॉजिटिविटी हम ग्रहण कर लेते हैं। आंख एक दरवाज़ा है जिसके द्वारा हम ग्रहण करते हैं। और दूसरा कान दूसरे दरवाजे हैं। मान लीजिए सुबह सुबह ड्रेसअप होकर के बहुत उमंग उत्साह के साथ मैं ऑफिस पहुंचती हूँ। एक व्यक्ति कहते हैं क्या आप उदास है? क्यों उदास है? कुछ हुआ है? मैं सोचती हूँ नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तो थोड़ी 5-10 मिनट के बाद फिर एक व्यक्ति आता है, पूछता है आप थोड़ा डल लग रहे हो, क्या बात है? मैं सोचने लगता हूँ क्या बात है तो है, ऐसा तो है ही नहीं। फिर एक आधा घंटे होने के बाद फिर एक व्यक्ति आता है तो कहता है कि आप तो कुछ अलग दिख रहे हो आज, क्या हुआ? तो लगातार नेगेटिव वेस्ट सुनकर 2-4 घंटों के बाद तो खुद पर शक आने लगता है कि जरूर कुछ हो गया है। तो फिर उसका प्रभाव मन पर पड़ने लगता है। जी। राइट। तो मतलब इन कानों से जो हम सुनते हैं उसका प्रभाव जरूर मन पर पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं बच्चों को कभी भी डांटना नहीं है, या फिर ऐसे शब्द नहीं बोलना है तुम बुद्धू हो, तुम सीख नहीं सकते हो, तुम ऐसे ही हो। क्योंकि बच्चों के जो मन है वो बहुत मासूम है, वो ग्रहण कर लेता है और बिलीव करने लगते हैं मैं बुद्धू ही हूँ, मैं गुड फॉर नथिंग हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब वो बिलीव करने लगते हैं तो हम नहीं कर सकते। तो वो कहाँ से लिया? कानून से। राइट। कानून से जो भी हम नेगेटिव लेते हैं उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। और तीसरी बात है जैसा अन्न वैसा मन कहते हैं। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं इन मुख के द्वारा, तो वो उसका प्रभाव डायरेक्ट मन पर पड़ता है। तो इसीलिए जब भी हम भोजन करते हैं तो परमात्मा की याद में पॉजिटिव वाइब्रेशन दे करके उस भोजन को फिर जब हम ग्रहण करते हैं तो उस पॉजिटिव प्रभाव मन पर मतलब ये जो तीनों चीज़ें हैं हमें बहुत ध्यान देना होगा कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या खा रहे हैं, तभी हम अपने मन के द्वारा तन को हील कर सकेंगे। राइट। अन्यथा मन में वो जो नेगेटिव प्रभाव है वो प्रभाव बना ही रहेगा। कुछ एग्जाम्पल्स कि चलिए हमारा तन बिल्कुल मन के द्वारा हील होगा। एक दूसरी जो बात है संबंध आजकल हम देखते हैं उसमें भी कड़वाहट आ गई है या उतने हेल्दी नहीं रहे हैं। क्या हम अपने मन के द्वारा, मान लीजिए पति पत्नी का थोड़ा सा ये मनमुटाव चलता है या बच्चे बात नहीं मान रहे हैं या फ्रेंड सर्कल में ऐसी चीज़ें हैं, क्या मन की अच्छी स्थिति विचारों के द्वारा अपने इन रिलेशनशिप को भी हील किया जा सकता है? ज़रूर, क्यों नहीं। क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि वेयर माई अटेंशन गोज देयर माई एनर्जी फ्लोज, वेयर माई एनर्जी फ्लोज देयर माई लाइफ ग्रोज। जो जहाँ मेरा ध्यान जाता है, मतलब जहाँ मेरा मन, मेरे थॉट्स विचार जाते हैं, तो वहाँ मेरी एनर्जी जाती है। जहाँ मेरी एनर्जी जाती है वहाँ मेरा लाइफ पनपता है। तो अगर मैं एक व्यक्ति के अंदर बार बार नेगेटिविटी देखूं तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस में रेडिएट कर रही हूँ और फिर वो संबंधों में टकराव
ज़रूर आएगा। यूजुअली क्या होता है कि पहले बार किसी से मिलते हैं, दूसरे बार किसी से मिलते हैं, अजनबी उनसे जब मिलते हैं तो पॉजिटिव एक्सचेंज ही रहेगा, क्योंकि उस व्यक्ति को हम इतना जानते नहीं हैं। जी जी। लेकिन उस व्यक्ति के साथ जब रहने शुरू करते हैं तो फिर उसके अंदर के पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी उसका पोल खुल जाता है। पोल खुल जाता है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों दिखना शुरू हो जाता जी है। जी जी। तो जब दोनों दिखना शुरू होता है तो फिर हम क्या करते हैं, पॉजिटिविटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, नेगेटिविटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए कहते हैं जब शादी करते हैं, शादी के कुछ महीनों तक बहुत ही अच्छा टाइम जाता है, फिर धीरे 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 वो जो सुख की अनुभूति पहले का था वो धीरे धीरे फेड क्यों हुआ, क्योंकि एक दूसरे के जो नेगेटिविटी है वो देखना शुरू किया। लेकिन जीवन की एक हकीकत भी है कि हर एक के अंदर नेगेटिविटी भी है तो पॉजिटिविटी भी है। जी जी जी। मेरे अंदर भी दोनों है तो दूसरों के अंदर ऑब्वियस है तो होगा ही। कलयुग की दुनिया है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। तो जब मेरे अंदर नेगेटिविटी है तो दूसरों के अंदर के नेगेटिविटी को मैं इतना हाइप क्यों कर रही हूँ, इतना बढ़ाती क्यों जा रही हूँ। तो इसीलिए हमें उन चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत है। हाँ, जहाँ मैं उनको चेंज कर सकती हूँ, थोड़ा सजेस्ट कर सकती हूँ, एडवाइस कर सकती हूँ, मेरी बात अगर सुनते हैं तो वो फिर लेन देन हम कर सकते हैं या फिर उसके बारे में चर्चा हो सकती है। जी जी। लेकिन जहाँ मैं चेंज कर ही नहीं सकती हूँ तो इग्नोर करो, इग्नोर करके एक्सेप्ट करना शुरू करें। जी जी। तो फिर जब जैसे धीरे धीरे अगर मेरे व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हुआ तो फिर मेरे परिवर्तन को देख करके उनके अंदर परिवर्तन ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन यही परिवर्तन यदि नहीं आ पा रहा है, मान लीजिए वो वैसे के वैसे हैं, तो क्या अपने अच्छे विचारों से, जैसे हम आज माइंड को एक हीलर के तौर पे जान रहे हैं, क्या अपने अच्छे विचार, कुछ श्रेष्ठ विचारों से भी उसके उस व्यवहार संस्कार में परिवर्तन लाया जा सकता है? कुछ हद तक ला सकते हैं, वो भी डिपेंड होता है कि कितना पावरफुल है हम। वो प्रॉब्लम क्या, अगर कोई पूछते हैं कि दीदी ऐसा ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम तो क्या करें, तो हम अगर कहें कि हाँ शुभ भावनाएं रखिए, तो वो 2-3 दिन शुभ भावनाएं रखेंगे, या सुबह सुबह उठ करके मेडिटेशन करके फिर सुबह अच्छे मूड में शुभ भावनाएं रखेंगे, पॉजिटिव थॉट्स करेंगे, पॉजिटिव फीलिंग्स रखेंगे उस व्यक्ति के प्रति। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं बीच में दोपहर को, रात को फिर से गुस्सा आया, फिर से नेगेटिविटी आ गई, अब फिर पॉजिटिव हुए, फिर नेगेटिव हुए, तो ये जब हम फ्लक्चुएट करते हैं ना तो फिर उसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता है। लगातार हमारी भावना पॉजिटिव अगर हो तो फिर उस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आने की संभावनाएं हैं। जी जी जी। तो जैसे कि अगर कोई भी एक जगह है, उसको मुझे तोड़ना है, राइट, तो उसको तो वो हैमर से लेकर के एक ही जगह पर लगातार मैं मारती रहूं तो वहां टूटेगा। अगर मैं यहाँ एक बार मारूं, दूसरी जगह पर एक बार मारूं, तीसरी जगह पर एक बार तो मारूं, मेहनत होती रहेगी और फिर मेहनत होती रहेगी, वो टूटेगा नहीं। हम जब बच्चे थे वहाँ एक कुआं था, तो वहाँ कुएं से पानी निकालते थे लोग, गड़ा होता था, मिट्टी का गड़ा होता था, मिट्टी के गड़े से निकालते थे पानी, और एक ही जगह पर पत्थर के का तल्ला था, एक ही जगह पर रखते थे। तो पत्थर को मिट्टी का घड़ा पिघाल देता है, शेप चेंज कर देता हो जाता है। मिट्टी के घड़े को लगातार उसी जगह पर रखते 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 पत्थर, इतना जो स्ट्रॉन्ग पत्थर है वो भी चेंज हो गया। बिल्कुल, मतलब हमारा फोकस एक जगह यदि हो तो डेफिनेटली वो चेंजेस आएंगे। लगातार फोकस एक ही जगह पर होना चाहिए, ऐसा नहीं एक बार पॉजिटिव हो गया, एक बार नेगेटिव हो गया, एक बार वेस्ट हो गया। तो लगातार शुभ भावनाएं भेजते रहेंगे तो उस उसमें वो व्यक्ति के, चेंजेस आएंगे डेफिनेटली। आज की चर्चा सुन के मुझे लगता है ये जो आपने एग्जांपल दिया है बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ही जगह हम लगातार अच्छे वाइब्रेशन देते रहें। अच्छा चलिए, ये रही संबंधों की बात। क्या बाहरी वातावरण जहाँ मैं वर्क करता हूँ, परिवार का भी वातावरण है, या हम इंटायर नेचर को ले लें, वर्ल्ड को ले लें, तो भी क्या एक
अकेला मेरा मन इन सब को भी प्रभावित करता है? हाँ, कर सकता है। वो भी अगेन मैं कह रही हूँ पॉजिटिव और पावरफुल मैं कितना हूँ, मेरा ओरा कितना बड़ा है, राइट। मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लगातार अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी जी। और जब एक सिंपल बात है, अगर कोई वर्क प्लेस में को थोड़ा वातावरण ऐसा हो गया है, थोड़ा नेगेटिव हो गया है, रोज जब हम जाते हैं ऑफिस में 5-10 मिनट मेडिटेशन में बैठे, अपनी कुर्सी पर बैठ करके मेडिटेशन करें, अपनी स्थिति आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के सभी जो कर्मचारी है उस ऑफिस में जो भी कार्य करते हैं वहाँ, उन सभी को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम भेजते हैं। प्यार का वाइब्रेशन हो, शक्ति के वाइब्रेशंस हो, रेस्पेक्ट के वाइब्रेशंस हो, तो ये वाइब्रेशंस हम जब फैलाते हैं तो ज़रूर उसका प्रभाव धीरे धीरे उस वातावरण में हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस तो मैं फाइनली आपसे कुछ ऐसी पॉजिटिव थॉट्स जो मेरे मन को भी बहुत सशक्त रखे, और ये जो मैं अपने तन की हीलिंग की बात कर रहा हूँ, संबंधों की हीलिंग की बात कर रहा हूँ, या बाहर के एटमॉस्फेयर की हीलिंग की बात कर रहा हूँ, क्या विधि हम अपनाएं, किस प्रकार के संकल्प हों, क्या कोई विशेष समय हम बैठ करके करें या सतत कर सकते हैं? इस पर मैं फाइनली आपसे प्रकाश चाहूँगा। वैसे तो मेडिटेशन सतत कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत इफ़ेक्टिव होना है, बहुत जल्दी रिज़ल्ट लाना है, तो फिर बहुत ईज़िली करके फिर हम बहुत ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा रिज़ल्ट हम ला सकते हैं। सुबह सुबह मुख्यतः सुबह सुबह जब हम उठते हैं, उठने के बाद जो 15-20 मिनट का समय है, बहुत महत्वपूर्ण समय है। उस समय में जब हम बैठ कर के मेडिटेशन करते हैं या पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो वो जो पॉजिटिव थॉट्स है वो सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करता है, तो उसके आधार से फिर सारा दिन हमारा पॉजिटिव होगा। तो इसलिए सबसे निवेदन ये रहेगा कि सुबह उठते ही टीवी ऑन ना करें, न्यूज़ ना पढ़े, या फिर नेगेटिव कुछ ऐसे इसमें ना इन्वॉल्व हो, तो उठते ही 15-20 मिनट अपने साथ समय व्यतीत करें और पॉजिटिव कुछ सोचने का अभ्यास करें या मेडिटेशन करें। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, सोने से पहले एटलीस्ट 15-20 मिनट सब कुछ दिन में जो भी कुछ हुआ है उसको सब कुछ वाइंड अप करके, जो कुछ हुआ है जिनको फॉरगिव करना है, क्षमा करनी है, फुल स्टॉप लगाना है, वह दिन का खाता जो है वहाँ ही पूरा करके फिर एक फ्रेश स्टार्ट अगले दिन करने के लिए वहाँ ही सब कुछ फुल स्टॉप करके, सब कुछ क्लीन करके, तो परमात्मा को अर्पण करके परमात्मा की याद में, या फिर कुछ अच्छा पैराग्राफ पढ़े जो अच्छे चिंतन के लिए मदद मिल जाए, तो उस अच्छे श्रेष्ठ चिंतन के साथ जब हम सोते हैं तो उसका प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। वैसे कहते हैं स्लीप विद द प्रॉब्लम, माना जो भी प्रॉब्लम है उसको सोच करके जब हम सोते हैं तो सारी रात अपने सबकॉन्शियस माइंड सॉल्यूशन को ढूंढता है। तो सोते समय भी सबकॉन्शियस माइंड काम करता है जी। लेकिन केवल प्रॉब्लम को सोच करके हम सोते हैं तो वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढेगा, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढने के हिसाब से हम जब ये फीड करके सोते हैं तो वो ज़रूर सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। तो वो हाँ, उस शक्ति को हम टैप करें, उसको यूज़ करें। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जो है अपने मन की शक्ति के जो केवल 5% यूज़ करता है, 95% वेस्ट चला जाता है। लेकिन मन की जो 95% जो शक्ति है उसको हम टैप करें, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को हम टैप करें, तो ज़रूर हम मन को पावरफुल बना सकते हैं। ना केवल अपने को हील कर सकते हैं, अपने संबंधों को हील कर सकते हैं, अपने वातावरण को, घर का वातावरण,
वर्क प्लेस का वातावरण जो है उसको हम पावरफुल बना के रख सकते बहुत हैं। बहुत शुक्रिया। रियली एक बहुत ही सुंदर सा प्रकाश हम सबको मिला है जिस पे वर्क करने की ज़रूरत है। सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, जब कार्य करेंगे तो कितना अच्छा होगा। दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। मित्रों, अपने मन के बारे में हमने कितना कुछ जाना, कितना कुछ समझा। बात वही है कि आइए अब इस पे कार्य करना शुरू करते हैं। अब तक सफाई न की हो यदि, तो सफाई करते हैं। यदि शक्तिहीन हो गया है, उसे शक्तिशाली बनाते हैं। अपने अंदर हम क्या ले रहे हैं, आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मुख के द्वारा, उस पर भी हम विचार करें, क्योंकि वो भी हमारे मन को प्रभावित कर रहा है। और मन चंगा तो कठौती में गंगा वाली बात है। मन यदि स्वस्थ हो गया, शक्तिशाली हो गया, तो संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे लिए असंभव हो। तन को भी हम स्वस्थ करेंगे, संबंधों को भी और वातावरण को भी, जैसे बहन जी कह रहे थे, तो हमारा संसार कितना सुखद हो जाएगा। हम बाहरी संसार को तो कंट्रोल करने की पूरी इच्छा रखते हैं, पूरी शक्ति लगा देते हैं कि सब मेरे कंट्रोल में हो, ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो। लेकिन क्या कभी हम अपने मन को कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं? मन के विचारों पर ध्यान देते हैं? मन को किस दिशा में ले जाना है, उस पर हम ध्यान देते हैं? आइए आज से इस पर हम कार्य करना शुरू करेंगे, तो सचमुच मन यदि श्रेष्ठ, स्वस्थ और सशक्त हो गया, तो निश्चित रूप से बाह्य संसार भी बहुत सुंदर, श्रेष्ठ, सशक्त और साथ साथ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा, जिसकी चाहना हम सभी रखते हैं। तो आइए अपने मन को मित्र बनाएं और अपने तन के साथ पूरे संसार को हील करें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी मनुष्यात्माएं इस सृष्टि चक्र पर एक अनवरत यात्रा पर हैं। इस यात्रा में कई तरह के सीन्स, बाय प्लॉट्स हमारे सामने आते हैं। ये विभिन्न परिस्थितियों, सुअवसर और विघ्नों के रूप में हमें जीवन के विभिन्न रंग दिखाते हैं। इन सभी का सुगमतापूर्वक सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना ही जीवन यात्रा की सफलता है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि हम जीवन की हर परिस्थिति को, हर विघ्न को एक खेल समझकर पार कर पाएं और हर विघ्न से एक नया रास्ता ढूंढ कर निकालें। लेकिन ये सब कर पाने के लिए हमें अनेक गुणों और शक्तियों की आवश्यकता है। ये शक्तियाँ हमें परमात्मा स्वयं प्रदान करते हैं, क्योंकि वे हमारे पिता हैं। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तियों के सागर हैं और वही हमें आकर इन शक्तियों को प्राप्त करने की विधि भी बताते हैं। वह विधि है कि हम अपनी बुद्धि का योग लगातार उनसे जोड़ कर रख पाएं, ताकि उनसे आता हुआ अनवरत प्रवाह मुझ तक पहुंचता रहे।
इस प्रकार धीरे धीरे उनके संग के रंग से हम मास्टर सर्वशक्तिमान बनते जाते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है धीरज और हिम्मत की। यही हिम्मत हमें धैर्य रखना सिखाती है और उमंग उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। हिम्मत, उमंग और उत्साह हमारे वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं और इस सकारात्मक वातावरण में ही हमारे साथ अन्य सहयोगी जुड़ते हैं, हमारे मित्र बनते हैं और कारवां बढ़ चलता है। तो ऐसी हिम्मत, धैर्य, उमंग और उत्साह हमारे जीवन में बना रहे, इन सब का बीज हम अपने अंदर बोएं और परमात्मा पिता से निरंतर शक्तियाँ प्राप्त कर जीवन यात्रा में आगे बढ़ें। हर विघ्न को एक अवसर बनाएं। तो आइए अब हम सब एक हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं जीवन पथ पर। योग का गहन अनुभव सचमुच हमें अंतर तक ले गया, मन को आलोकित कर गया, शक्ति की अनुभूति करा गया। इतने थोड़े समय में हमने इतनी ज़्यादा एक शक्तिशाली स्थिति को अनुभव किया। तो यदि रोज़ ही हम योग का अभ्यास करें तो सचमुच मन कितना सशक्त हो जाएगा। हो यही गया है, मुझे लगता है कि हम बाहर बहुत जाने लगे हैं, अपने भीतर कम जाते हैं। कस्तूरी मृग की तरह आनंद, सुख, शांति, शक्ति, इन सब की तलाश हमें बाहर होती है। लेकिन ये सत्य है कि कस्तूरी मृग की तरह वो सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। एक चोर था, एक सेठ जी के पीछे लग गया। सेठ जी व्यापार के लिए जाते थे, धन लेके जाते थे। चोर भी उसी डिब्बे में घुस गया। सेठ जी को पता चल गया कि ये मेरा धन लेना चाहता है। अब जैसे ही सेठ जी वॉशरूम के लिए जाते थे, कहीं स्टेशन पे उतरते थे, वो चोर सारा छानबीन करना शुरू कर देता था कि कहाँ है वो धन, लेकिन उसे मिल ही नहीं रहा था। फाइनली सेठ जी के उतरने का डेस्टिनेशन आने वाला था। चोर ने कहा कि सेठ जी, मैं इस उद्देश्य से चढ़ा था कि आपके धन को चुरा लूं, मैं चोर हूं, बड़ा ही मैं शातिर चोर हूं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे पता है कि आपके पास धन है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है। क्या आप मुझे बताएंगे कि वो कहाँ है? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उनका स्टेशन आ गया था, उतरने वाले थे। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि तू सब तरफ तो खोजेगा, लेकिन अपने तकिए के नीचे नहीं खोजेगा, इसीलिए मैंने वो धन, अपना धन, तेरे तकिए के नीचे ही रख दिया था। वास्तव में सारा अमृत अंदर ही है, सारा आनंद अंदर ही है। हम अंदर चलें और उस आनंद को प्राप्त करें। तो दिल की यही हमारी दुआएं और शुभकामनाएं हैं कि आप ब्रह्मानंद बन जाएं, असीमानंद बन जाएं, सुखानंद बन जाएं, आपका जीवन खुशहाली से, हरियाली से परिपूर्ण हो जाए। न केवल आपका, लेकिन आपके परिवार का, आपके चारों ओर परिवेश में जो लोग हैं, उन सभी का जीवन ऐसे ही आनंद से परिपूर्ण हो, ऐसी हमारी दिल की मंगल कामना है। शाम को पुनः आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक इसी आनंद में रहें। नमस्कार।